रहीम अजीज तालिबात अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीक में हम एंटर होते हुए, तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टर। सुपर वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को और उस कैरेक्टरिस्टिक को आइडियल पैमानों पे देखते हुए उसके लिए हम सुपर वर्ड यूज करते हैं। सुपर कंडक्टर यानी गुड कंडक्टर भी नहीं, उससे अगली बात जो है कंडक्टर के लिए अगर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाए तो गुड के बजाय उसके लिए हम सुपर कंडक्टर। बेटा जरा गौर से देखेंगे, तवज्जो से देखेंगे, हमारे पास सुपर कंडक्टर के इंट्रोडक्शन से पहले कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास लेट्स से ये कोई कंडक्टर मटेरियल है। कंडक्टर मटेरियल का मतलब बेटा कोई मेटल हो या मेटल का मिक्सचर होगा, अलाई मेटल या मेटल के मिक्सचर को हम कंडक्टर्स कहेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। बेटा लेट्स से हमारे पास कोई अलाई है मेटल्स या कोई मेटल है बेटा ये मटेरियल डेफिनेटली एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और इनके आउटर मोस्ट, आपने एनर्जी बैंड थ्योरी में पढ़ा, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं और वो इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर उधर। एक बच्चे ने वीडियो ऑन की है, बंद करें बच्चे, रिकॉर्डिंग में इफेक्ट होगा और रिकॉर्डिंग साथ आपकी इसी वीडियो के साथ सारी दुनिया देखेगी, रिकॉर्डिंग बंद करें। अच्छा बच्चों, हमारे पास जो कंडक्टर है, कंडक्टर में जो एटम्स या मॉलिक्यूल हैं, लेट्स से ये पोजीशन थ्रू एटम या मॉलिक्यूल और साथ फ्री इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं। बेटा ये एटम्स या मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं बेटा, वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपने मेन पोजीशन। मैं एक दो एटम सामने रखता हूं, यहाँ पे बिलियंस ऑफ एटम मौजूद। बेटा अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल फ्लो करते हैं, बल्कि यहाँ पे हाई और लो का केस होगा तो इलेक्ट्रॉन के केस में हम लो से हाई की तरफ जाते हैं। लिहाजा इलेक्ट्रॉन को मैं इधर ले आता हूँ ताकि आपके सामने बात आसानी से रख सके। लेट्स से ये एटम वाइब्रेट कर रहा है, ये एटम यहाँ वाइब्रेट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करके जाएंगे और उनका फ्लो करके जाना लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, ये क्या कहलाता है, करंट का फ्लो नाम होता है। तवज्जो चाहिए, मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसके अंदर हजारों नहीं लाखों एटम मौजूद हैं जो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। और कंडक्टर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है वो क्या है, फ्री है। जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड हाई पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की वजह से क्या हो गया बच्चों, करंट फ्लो। अब इन फ्लो करते इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ये वाइब्रेटिंग एटम आ सकते, फॉर एग्जांपल ये एटम वाइब्रेट कर रहा है
वाइब्रेट करता हुआ लेट से जिस लम्हे इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से गुजरना है उस लम्हे वाइब्रेट करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन पे तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन का और इस एटम का क्या हो सकता है कोलिजन हो सकता है। चांस है कोलिजन का। चांस कोलिजन का मतलब ये है कि ये वाइब्रेट करता हुआ किसी भी लम्हे वाइब्रेट करता हुआ ये एटम कहां तक हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। अब अगर ये यहां पे है तो ये इलेक्ट्रॉन गुजर जाएगा, यहां पे तो ये गुजर जाएगा, यहां पे तो ये गुजर जाएगा। लेकिन एट दैट मोमेंट अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब गुजर रहा है ये एटम भी वहीं पे है तो ये टकरा जाएंगे। इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी ये एटम वाइब्रेट करता होगा, यहाँ पहुंचा होगा, अंदर पहुंचा हुआ तो टकराएंगे, नहीं पहुंचा टकराएंगे। पता चला कि जब करंट फ्लो होता है फ्लो करते इलेक्ट्रॉन के साथ जो वाइब्रेटिंग एटम है उनका चांस ऑफ कोलिजन पाया जाता और उस चांस ऑफ कोलिजन की वजह से अगर कोलिजन हो जाए तो इन फ्लो करते इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ये चीज क्या बन गई, रुकावट बन गई। लिहाजा इस रुकावट का नाम हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। सो इस कंडक्टर ने वाइब्रेटिंग एटम की वजह से कंडक्टर के वाइब्रेटिंग एटम की वजह से इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हुआ जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में रुकावट आई, रेजिस्टेंस आई, सो करंट थोड़ा सा इसी हद तक कम। इस तरह से कंडक्टर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करते हैं इन द फ्लो ऑफ करंट। अब फर्ज किया एक एटम यहां में ले लेता हूं जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम है, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है। अब जिसका कम है उसके साथ इसके भी कोई चांस नहीं बनते ये इसके रास्ते से आजाद और इसके भी कोई चांस नहीं बनते टकराने। पता चला कि एटम का एम्पलीट्यूड जितना कम होगा इतनी एटम के साथ इलेक्ट्रॉन के चांस ऑफ कोलिजन कम होंगे, इतनी रेजिस्टेंस कम होगी और इतनी उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी कम होगी और इतना ही वो मटेरियल अच्छा कंडक्ट कर सके। आपने कहा कि कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की कॉज जो है कोलिजन बिटवीन वाइब्रेटिंग एटम एंड इलेक्ट्रॉन और वाइब्रेटिंग एटम का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो कोलिजन की चांस मसलन यहां तक जा रहा है अगर वाइब्रेट के तो यहां से गुजरता इलेक्ट्रॉन भी टकरा सकता है और अगर इसका एम्पलीट्यूड कम है तो यहां से गुजरने वाला टकराएगा, यहां वाला नहीं। चांस ऑफ कोलिजन दैट इज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है कि वाइब्रेटिंग एटम का एम्पलीट्यूड कितना है, वाइब्रेटिंग एटम का एम्पलीट्यूड कितना है इस पर डिपेंड करती है क्या, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो बेटा अब बेटा नहीं थोड़ा सा इसको इधर करना था साथ साथ इसको थोड़ा सा इधर कर देता अभी कभी डिस्कशन तो चल रही है बस बस ठीक। अच्छा बच्चों अब बेटा इसका मतलब है एटम या मॉलिक्यूल के एम्पलीट्यूड को अगर कम किया जाए तो चांस ऑफ कोलिजन कम हो जाएंगे जिससे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम हो जाए। और अगर एटम या मॉलिक्यूल के एम्पलीट्यूड को ज्यादा कर दिया जाए तो बेटा क्या होता है, चांस ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं जिससे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अब बेटा इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कैसे चेंज किया जाता है, यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग एटम पे, वाइब्रेटिंग एटम्स के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। और एम्पलीट्यूड जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, वाइब्रेटिंग एटम का एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम पे। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ज्यादा वो
एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा एटम, और कम काइनेटिक एनर्जी होगी, कम एम्पलीट्यूड के साथ एटम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है एटम की? तो जी बेटा, मैं चाहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, आप इसका जवाब दें। जो कंडक्टर के अंदर एटम की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? जी, आपकी तरफ से जवाब चाह रहा हूं। अभी तक किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, बात नहीं है, कोई जवाब दिया तो कमे हो ना लाइको। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है बेटा टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। इसको टेम्परेचर लिखता हूं तो आपस में पढ़ते रहे मुझसे बात। टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, इसका मतलब है टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ा दे तो बेटा क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ने से चांस ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, और चांस ऑफ कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी और करंट कम हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर कम कर दें, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होगा, चांस ऑफ कोलिजन कम होगा, जिससे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। पता चला कि कंडक्टर के केस में आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को चेंज करना चाहें तो आप टेम्परेचर चेंज करें। कंडक्टर के केस में आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज करना चाहें तो आप क्या चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करें। लिहाजा टेम्परेचर कम करते जाएंगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी, और टेम्परेचर ज्यादा करते जाएंगे, रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। रेजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन आके ज्यादा टकराएंगे एटम के साथ, वो अपनी जो एनर्जी यहां से हमने सप्लाई की थी वो एनर्जी इधर लॉस कर देंगे। रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन कम टकराएंगे, इसके साथ कम चांस होंगे, कम टकराएंगे तो अपनी एनर्जी जाया नहीं होगी जो हमने दी है, थोड़ी एनर्जी से भी करंट फ्लो हो जाएगा। पता चला जिसकी स्मॉल रेजिस्टिविटी होती है, स्मॉल रेजिस्टिविटी एंड लार्ज कंडक्टिविटी, लार्ज कंडक्टिविटी स्मॉल रेजिस्टिविटी, उसको लो कम वोल्टेज पे भी करंट फ्लो हो जाता है, कम एनर्जी कंज्यूम होती है करंट फ्लो होने में। और अगर लार्ज रेजिस्टिविटी हो, स्मॉल कंडक्टिविटी हो, तो फिर करंट इतनी आसानी से फ्लो नहीं करता। तो बेटा कंडक्टर कौन सा मटेरियल होता है जिसकी रेजिस्टिविटी कम हो, और कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हम खुद भी कम कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा जी, अब जरा ग्राफ ड्रा करने लगा हूं मैं, लेकिन उससे पहले यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी मैंने, 1 मिनट में रिवाइज करता हूं ताकि कोई मसला परेशानी ना हो। सामने हो तो हम आपको देख के पता चल जाता है आपको मसला परेशानी था, लेकिन यहाँ पे रैंडम केसेस पे हम तसव्वुर कर लेते हैं कि मसला है या नहीं है, तो उस बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल कर लिया करेंगे मसला। तो सुने बेटा, कंडक्टर्स मीन मेटल्स या मेटल अलाई, हमने लेट कर लिया किसी कंडक्टर मटेरियल को, उसके अंदर हजारों एटम है जो वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर एनर्जी कम होगी काइनेटिक तो कम एम्पलीट्यूड के साथ, ज्यादा होगी तो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। कंडक्टर के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, फिर भी ठीक है, कंडक्टर्स के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा इसको नहीं कंडक्टर्स के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। हमने बैटरी अप्लाई कनेक्ट करके वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, फ्री इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड हाई पोटेंशियल, रिजल्ट इनटू करंट, कंडक्शन होगी। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जब यहां पहुंचा तो यहाँ के एटम के साथ, वाइब्रेटिंग एटम के साथ कोलिजन के चांस है। ये वाइब्रेट करता हुआ यहाँ पहुंचा हुआ अगर,
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ के टकरा जाएगा, ये वाइब्रेट करता हो यहाँ तो गुजर जाएगा, ठीक है। तो चांस ऑफ कोलिजन है, अगर कोलिजन हो जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आ गई, that opposition is known as resistance, and the property of material due to which it resists is known as resistivity. हाई रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे हमारी बात होनी है, सेंस आपको पता होगा थोड़ा बहुत। अच्छा जी, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो चांस ऑफ कोलिजन ज्यादा होगी और रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, और एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पर, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा और ज्यादा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होगी। टेम्परेचर कम होगा तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होगा, तो कम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होगी। पता चला कि विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या कर सकते हैं, चेंज। अब आइए जरा, जब हम मेटल का ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन कंडक्टर्स का ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन, बहुत ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं ताकि ये पार्ट नजर आए, बस ठीक है। जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं मेटल्स का, कंडक्टर का बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी, ग्राफ कुछ यूं आता है। हाई टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी भी हाई होती है, लेट्स से टेम्परेचर भी हाई है और रेजिस्टिविटी भी हाई होती है, ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी, और ये लॉजिक मैंने आपके सामने रखा। अब टेम्परेचर कम करते जाओ, टेम्परेचर कम करने से क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम हुआ, रेजिस्टिविटी कम हुई। टेम्परेचर कम करते जाओ, रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी, और कम करो और कम होती जाएगी, और कम करो और कम होती जाएगी, और कम करो और कम होती जाएगी, और टेम्परेचर कम करो और कम होती जाएगी, और एक खास टेम्परेचर पे जाके रेजिस्टिविटी बुक लिखती है जीरो हो जाती है, हम कहते हैं अप्रोच कर जाती है, यानी रेजिस्टिविटी उसकी जीरो को अप्रोच कर जाती है। एक खास टेम्परेचर पे जाके रेजिस्टिविटी जीरो को अप्रोच कर जाती है। उस टेम्परेचर के बाद अब मटेरियल की रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, मटेरियल की रेजिस्टेंस नहीं है, तो लिहाजा अब अगर करंट फ्लो करेगा तो विदाउट एनी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस फ्लो करेगा। यानी आपने कहा टेम्परेचर कम करते जाओ, एटम के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और टकराने के चांस और रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। करते करते खास टेम्परेचर पे जाके एटम की वाइब्रेशन सीज हो जाएगी, एटम अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। अब बेटा रेजिस्टिविटी बुक लिखती है जीरो हो जाएगी, तो बेटा रेजिस्टिविटी जीरो होने की वजह से अब एक दफा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, तो बेटा एक दफा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो चूंकि उनको रुकावट कोई नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी रुकावट, विदाउट एनी अपोजिशन फ्लो करते रहेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड हाई पोटेंशियल, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, कोई एनर्जी दरमियान में जाया नहीं। अब बेटा हम जो कहते हैं प्रैक्टिकली जीरो क्यों नहीं होती, कि बेटा ये जो ओके रुका हुआ एटम है, यहां से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन तो नहीं टकराएगा, यहाँ वाला नहीं टकराएगा, लेकिन जो यहां से जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन वो तो टकरा सकता है उन एटम के साथ, और वो एटम कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस तो शो करेगा, तो बहरहाल रुकावट तो कुछ ना कुछ होगी। आपने कहा कि टेम्परेचर कम करने पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होने से रेजिस्टिविटी कम होगी, करंट ज्यादा फ्लो होता जाएगा। सो एक खास टेम्परेचर पे जाके एटम की वाइब्रेशन जब सीज हो जाती है, हम कहते हैं उसकी रेजिस्टिविटी अप्रोचेस टू जीरो, या जीरो भी कहते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, कोई बड़ी कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो जीरो हो जाए तो वो उस टेम्परेचर के बाद वो मटेरियल रेजिस्टिविटी जीरो हो गई, वो मटेरियल क्या कहलाएगा, सुपर कंडक्टर। बेटा इस खास बाउंड्री पॉइंट से ऊपर ये मटेरियल क्या था, ये कंडक्टर था। के लिख दूं शायद आपको मसला हो देखने में, सुपर कंडक्टर बन गया है। सो सुपर कंडक्टर वो मटेरियल है
जिसकी रेजिस्टिविटी एक खास टेम्परेचर पे 0 हो जाए, 0 होने के बाद वो जो मटेरियल है, वो जो कंडक्टर है, उसको आप क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। यानी वो कंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी 0 हो, वो सुपर कंडक्टर कहलाता है। बेटा जिस टेम्परेचर पे ये 0 हो जाती है, यानी टेम्परेचर कम करते गए, कम होते गए, होते 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 खास टेम्परेचर पे जाके 0 हुई, जिस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्रिटिकल टेम्परेचर। वो खास टेम्परेचर जिससे ज्यादा हो टेम्परेचर कंडक्टर का, तो वो कंडक्टर है। जिससे कम हो टेम्परेचर, तो वो क्या है? सुपर कंडक्टर। अब बेटा कोई सुपर कंडक्टर है आपके पास, तो सुपर कंडक्टर के केस में लेट्स से ये मेरे पास सुपर कंडक्टर है, वो खास टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया हुआ है इस कंडक्टर का, जिस टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टिविटी 0 हो चुकी है। अब एक दफा इलेक्ट्रॉन को आप फ्लो करवा दें, तो फ्लो करवाने के बाद अब रुकावट कोई नहीं है, अब इनके रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लिहाजा अब ये विदाउट एनी एनर्जी लॉस करंट फ्लो होता रहेगा। इसका मतलब है कि आपके घरों में जो वायर्स लगी हुई हैं, या पावर स्टेशन से आपके घर तक जो वायर लगी हुई है बेटा, उस वायर में भी करंट के फ्लो होने से कुछ ना कुछ एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस वो क्या होती है? जाया होती है। अब हमारी कोशिश क्या है, अगर वही वायर्स हम किसकी बना दें, आपके घर में लगी हुई वायर्स और आपके पावर स्टेशन से आपके घर तक लगने वाली वायर अगर सुपर कंडक्टर की हो, तो बेटा इसका मतलब है आपके पावर स्टेशन से घर तक कोई एनर्जी जाया नहीं हो। बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी पावर जाया हो जाती है, वो जाया नहीं हो। और आपके घर में आपके उसके बटन से लेके जहां से आप ऑन करते हैं वहां से बल्ब तक कोई एनर्जी जाया नहीं होगी। बल्ब जो जाया करेगा करेगा, जो पंखा जाया करेगा करेगा, कंज्यूम करेगा, वो तो यूटिलाइज करेगा। वो जो वहां से वहां तक करंट फ्लो होता है, उस शक्ल में कोई एनर्जी जाया नहीं होगी। लिहाजा एक तो एनर्जी बच भी जाएगी और दूसरा आपका बिल भी कम हो जाएगा, बशर्ते कि सुपर कंडक्टर की वायर लगी। इसका मतलब है सुपर कंडक्टर अगर अवेलेबल हो, तो ये तो बहुत मजे की शय है। अब आइए देखते हैं कि क्या अवेलेबल भी होते हैं। यानी आपने देखा कि सुपर कंडक्टर की शक्ल में अगर करंट फ्लो करवाएं, तो ये तो बड़ी मजे की शय है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो सुपर कंडक्टर डिस्कवर हुआ, फर्स्ट टाइम जो सुपर कंडक्टर डिस्कवर हुआ, वो मिस्टर कमेरलिंग ने, मिस्टर कमेरलिंग ने 1911 में, मिस्टर कमेरलिंग ने 1911 में इसको डिस्कवर किया। 1911 में उसने देखा जो Hg है, जो मरकरी है बेटा, मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर है 4.2 केल्विन। उसने देखा कि मरकरी का टेम्परेचर कम करते करते कितना कर दो, 4.2 केल्विन कर दो, तो मरकरी क्या बन जाती है? सुपर कंडक्टर बन जाती है। अब जरा तसव्वुर कीजिएगा 4.2 केल्विन का मतलब क्या है? 4.2 केल्विन का मतलब है बेटा, 4.2 केल्विन का मतलब है -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4.2 केल्विन कितना होगा? -268.8 डिग्री। तो बेटा -268.8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, तो बेटा मरकरी की तार लगाएं तो कोई एनर्जी जाया नहीं करेगी। क्या ये पॉसिबल है कि किसी चीज को प्रैक्टिकली यूज करें, प्रैक्टिकली डेली लाइफ में यूज भी हो और इतना टेम्परेचर हो? डेली लाइफ में तो आपके पास +25 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मली होता है, जिसको आप रूम टेम्परेचर, इसको उस पे न लगाना, किस पे? अच्छा, तो +25 डिग्री
तो ये तो -268 तो बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली इसको डेली लाइफ में लेके चलना। इसी तरह और भी कुछ सुपर कंडक्टर हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्युमिनियम है, 1.18 केल्विन है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, टिन है 3.72 केल्विन है, लेड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 7.2 केल्विन। इसका मतलब है लेड 7.2 केल्विन पे, लेड 7.2 केल्विन पे 7.2 केल्विन पे क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। लेकिन 7.2 केल्विन भी क्या है, बहुत कम टेम्परेचर है। 7.2 केल्विन भी बहुत कम टेम्परेचर है। तो बेटा अब इतना टेम्परेचर तो मेंटेन ही नहीं हो सकता, क्या फायदा। ठीक है, एनर्जी बचाने के लिए हमें सुपर कंडक्टर का ख्वाब तो देखा, लेकिन वो ख्वाब प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ही नहीं है, तो क्या करें ऐसे सुपर कंडक्टर पर। अब हमारी कोशिश ये बन गई कि हम सुपर कंडक्टर तो बनाएं, लेकिन कोई ऐसा सुपर कंडक्टर बनाएं जो कि यूनिवर्स में पहले से नेचुरली जो आपके पास मेटल्स हैं, वो बेटा मेटल्स तो अवेलेबल जो हैं वो तो इतने कम टेम्परेचर वाली, बनाने का मतलब है मेटल के मिक्सचर को यूज कर लेना। कोई ऐसा सुपर कंडक्टर बनाए जो कम से कम रूम टेम्परेचर के राउंड अबाउट हो, ताकि हम यूज भी कर सकें, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के राउंड अबाउट हो। तो इस कोशिश में हमने दो टाइप्स बना ली। एक बना ली, ये जगह सही नजर आती है जी, लिखा हुआ भी सही नजर आता है यहाँ पे। एक बना ली हमने, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। अब हमने दो टाइप बना ली, एक लो क्लास सुपर कंडक्टर और लो टेम्परेचर, सॉरी लो क्लास, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, और एक बना ली हमने हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। अब हमने सुपर कंडक्टर की दो कैटेगरीज बना दी इस कोशिश में कि जनाब हमें तो हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर चाहिए। अब लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आपके सामने रखे मैंने, मरकरी है, लेड है, टिन है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम हालांकि गुड कंडक्टर, लेकिन सुपर कंडक्टर बनने के लिए एल्युमिनियम को 1.18 केल्विन टेम्परेचर करना पड़ेगा, जो कि तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कौन से होंगे, वो सुपर कंडक्टर जो 77 केल्विन, यानी जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वल हो या ग्रेटर हो 77 केल्विन से, वो सुपर कंडक्टर जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वल हो या ग्रेटर हो किससे, 77 केल्विन से, वो सुपर कंडक्टर जिनका टेम्परेचर इक्वल हो या ग्रेटर हो किससे, 77 केल्विन से। अब 77 केल्विन का क्या है, आप प्रैक्टिकली डेली लाइफ में नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली अगर आप आर्टिफिशियल वे से लो टेम्परेचर मेंटेन करें तो वो राउंड अबाउट 77 केल्विन तक आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, वो भी वायर्स में नहीं। अगर आप कंप्यूटर चिप के अंदर आप मेंटेन करना चाहें, या आप क्या नाम है एमआरआई करते उस मशीन के अंदर आप मेंटेन करना चाहें, तो इतना टेम्परेचर हम मेंटेन आर्टिफिशियली कर सकते हैं, इसलिए इसको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का। बेटा अब कोशिश है हाई से हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर डिस्कवर कर। बिल आखिर एक साइंटिस्ट है, उसने ऑलमोस्ट ये 1986 में एक मटेरियल डिस्कवर किया। वो था मटेरियल येट्रियम बेरियम, बल्कि मैं इसका नाम इधर भी लिख देता हूँ, बेरियम कॉपर ऑक्साइड, इधर भी लिख देता हूँ बेटा, येट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। साइंटिस्ट 1986 में, जिस साल जो मेरी
बर्थ ईयर है, उस साल जनाब ये सुपर कंडक्टर डिस्कवर किया है प्रोफेसर साहब ने, यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड 34 साल पहले, या 35 कितने बनते हैं, 33 34 साल 35 बनते ही है। यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, बेटा यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड ये मिक्सचर है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 163 केल्विन, दैट इज इक्वल टू -110 डिग्री। यानी अभी तक जो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर डिस्कवर हुआ है वो -110 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिस्कवर हुआ है। इसका मतलब है -110 डिग्री सेंटीग्रेड भी -110 डिग्री सेंटीग्रेड भी अचीवेबल नहीं होता। तो लिहाजा इसका मतलब है कि हमारी कोशिश ये है कि एक दिन ऐसा आए कि हम रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर डिस्कवर कर लें, और इनकलाब आएगा वो दिन जब हम देखेंगे जिस दिन दो काम हो जाएंगे, एक रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर डिस्कवर हो जाएगा ताकि हम हमारे एनर्जी के क्राइसिस से हम आजाद हो जाए, और दूसरा मसला है कश्मीर क्या हो जाए, हल हो जाए। तो हम भी देखेंगे, अल्लाह करे हमारी जिंदगी में वो दिन आ जाए। तो बहरहाल अच्छा बच्चों, सुपर कंडक्टर को यूज फॉर एग्जांपल हम फास्ट कंप्यूटर चिप्स के अंदर सुपर कंडक्टर को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एमआरआई के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम नेशन ट्रेन के अंदर, मैग्नेटिक ट्रेन के अंदर यूज करते हैं, तो वगैरह वगैरह। अब सवाल ये है कि इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो कोई चीज सुपर कंडक्टर रहेगी। तो इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बेटा क्या करते हैं हम, हमारे पास दो तीन तरीके हैं। एक है कंप्रेसर लगा दें उस चीज के इर्द गिर्द, और दूसरा है हमारे पास नाइट्रोजन लिक्विड का टेम्परेचर बहुत कम होता है, हम लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन लें, उसके अंदर रख लें ये सारा कुछ, और उसके बाहर क्या कर दें, इंसुलेशन कर दें, उसके बाहर जनाब वो नॉन कंडक्टिंग वो सूरत बना लें ताकि करंट फ्लो ना करे, और ताकि क्या हो, और सारी हीट फ्लो ना करे ताकि टेम्परेचर बढ़े ना।